ड्रामा की शुरुआत होते ही शी कियान काफी परेशान होकर कहती है, सॉन्ग हैंग तुमने ये क्या किया? मेरे बच्चे का डीएनए तुमसे मैच क्यों नहीं कर रहा? तो सॉन्ग हैंग कहता है, हाँ मैंने उस दिन हॉस्पिटल में जेनेटिक बदल दिया था और कोई अनजान सैंपल डाल दिया था। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। ये सुनकर शी कियान दर्द में चिल्लाती है और कहती है, एम्बुलेंस बुलाओ। जिसके बाद हम देखते हैं नर्स आकर कहती है, बच्चा काफी ज्यादा हेल्दी है, क्या आप इसके पिता हैं? तो मिस्टर सॉन्ग पीछे हटते हैं और शी अपने बच्चे को गोद में लेती है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मुझे माफ करना, मेरी डुओ भी वापस आ गई है और डॉक्टर का कहना है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, खुद का बच्चा पैदा कर सकता हूँ बिना IVF के, इसीलिए मुझे अपना बच्चा चाहिए। तो मैंने तुम्हारा सैंपल बदल दिया, वो भी किसी अनजान शख्स से। शीनियान कहती है, हम दोनों के ग्रैंडमा को हार्ट की बीमारी है, ये बात हम उन्हें नहीं बताएंगे और अब हमारा डिवोर्स होगा। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, तुम सच में लिमिट क्रॉस कर रही हो, इतनी सी बात पर डिवोर्स कौन मांगता है? और तभी यहाँ डुओ आ जाती है, कहती है, डिवोर्स ये तो बहुत ही अच्छा फैसला है, इसके बाद मैं सॉन्ग हैंग का पूरा ख्याल रखूंगी। शी कहती है, जैसे ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगी वैसे ही डिवोर्स के लिए अप्लाई करूंगी, एक भी दिन का मुझे इंतजार नहीं करना। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। खैर कुछ दिन बाद हम देखते हैं शी कियान कहती है कि जब तक डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता टाइम पर आकर यहाँ साइन कर देना। यहाँ कुछ लोग कहते हैं, देखो देखो उसके गोद में छोटा सा बच्चा है, पोस्टमार्टम से हील भी नहीं हुई और अभी ही डिवोर्स हो रहा है। तभी डुओ कहती है कि तुम ही तो डिवोर्स मांग रही थी, पता नहीं तुम क्या चाहती हो। देखो बच्चे को पालना बहुत ही मुश्किल का काम है, तुम्हें अगर हमारी कोई भी मदद चाहिए तो हम कर सकते हैं। तो शी कियान कहती है, टाइम पर आकर साइन कर देना ताकि हमें डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल सके, पीछे मत हटना। और ऐसा बोलकर यहाँ से चली जाती है। शी कियान अपने बच्चे से कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश करूंगी, तुम्हें अकेले संभालूंगी। जिसके बाद यहाँ एंट्री होती है मिस्टर हुओ की। शी सोचती है, बॉस यहाँ क्या करने आए हैं? कहीं मैंने कंपनी में कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी कि बॉस पर्सनली मुझसे यहाँ मिलने के लिए आए हैं। खैर दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को जरूर लाइक करना। मिस्टर हुओ कहते हैं कि ये बच्चा मेरा है। मिस्टर हुओ मन ही मन में कहते हैं कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर मेरा जेनेटिक चुरा कर बच्चा पैदा कर लिए। मिस्टर हुओ कहते हैं, ये रहा डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, बिलीव नहीं है तो तुम दोबारा से करा सकती हो, ये बच्चा मेरा है। मिस्टर हुओ कहते हैं, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हमारे हुओ परिवार का खून मैं रोड पर नहीं छोड़ सकता, अपना सामान पैक कर लो और मेरे घर चलो। शी काफी ज्यादा डर जाती है, बट जाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। नेक्स्ट सीन में सभी लोग शी का वेलकम करते हैं। एक मेड कहती है, नर्वस मत होइए, हम सब लोग आपका यहाँ ख्याल रखेंगे और साथ ही साथ आपके बेबी का भी। मेड बताती है कि आपके लिए टोटल 20 लोग रखे गए हैं, खाना बनाने के लिए, घुमाने फिराने के लिए, आपके कपड़े एंड फैशन के लिए, बच्चे के लिए अलग से एंड आपकी हेल्थ का ध्यान देने के लिए अलग से डॉक्टर। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शी कहती है, बॉस आप पक्का श्योर हो ना कि ये बच्चा आपका है? बॉस कहते हैं, तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो हम दोबारा से टेस्ट करा सकते हैं। मिस्टर हुओ ये भी कहते हैं, ये मत सोचना कि मुझे तुम में इंटरेस्ट है, मैं सिर्फ बच्चे की वजह से तुम्हें यहाँ रहने दे रहा हूँ। तुम्हारे हस्बैंड ने तो बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन फिर भी पिता होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी करूंगा एंड आई होप कि तुम भी एक अच्छी माँ होने का फर्ज निभाओ। मिस्टर हुओ कहते हैं, ये कार्ड रखो, किसी भी चीज की जरूरत हो तुरंत पेमेंट कर लो। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। शी मनी मन में सोचती है, बॉस मुझे यहाँ रख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में ये मेरे बच्चे की कस्टडी मुझसे छीन लेंगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हुआ बच्चे की रोने की आवाज सुनकर भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि शी उसे दूध पिला रही है। ये दोनों लोग यहाँ शर्मा जाते हैं। शी कहती है, मुझे ये पूछना था कि फ्यूचर में आप बच्चे की कस्टडी छीन लोगे? मैं बता दे रही हूँ, भले ही आप बहुत बड़े बॉस हो लेकिन फिर भी मैं आपसे फाइट करूंगी, मेरा बच्चा मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मिस्टर हुआ कह रहे हैं कि तुम ये कैसी घटिया बातें कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम्हें एक अच्छी माँ बनना है। और वो चले जाते हैं। शी कहती है, ऐसा तो नहीं लगता कि वो मुझसे मेरा बच्चा छीनेंगे। नेक्स्ट सीन में ये कंपनी आती है, कहती है फाइनली मेरी छुट्टी खत्म हो गई, वापस से नौकरों की तरह अब काम करूंगी। यहाँ दोस्त कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, बताओ बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल? ये कहती है बॉय हुआ है। दोस्त काफी खुश होती है। तभी शी यहाँ डुओ को देखती है। दोस्त कहती है कि ये नई सेक्रेटरी आई है, ये तुम्हारी जगह ले ली क्योंकि इतने दिन से तुम्हारी कुर्सी खाली पड़ी हुई थी, काम करने से पहले तुम्हें अपने लिए जगह बनाना होगा। जिसके बाद ये सेक्रेटरी रू के पास आती है, कहती है मेरा जगह किसी ने ले लिया है, मुझे दूसरी जगह चाहिए। तो सेक्रेटरी ली कहती है कि सारे सीट फुल हो चुके हैं, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचा। ये कहती है ठीक है, कम से कम लैपटॉप तो दे दिया जाए ताकि मैं कहीं भी बैठकर काम कर लूं। तो लू कहती है नहीं, मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकती। जाओ देखो, अगर तुम किसी की हेल्प कर सकती हो तो जाकर हेल्प करो, यहाँ पर जो भी लोग आए हैं सबकी उनके काम में हेल्प करो। जिसके बाद सेक्रेटरी लू बाहर आती हैं और कहती हैं कि जिसे भी काम में हेल्प चाहिए या किसी के पास अगर एक्स्ट्रा काम है तो वो शीनियान को दे सकता है। एक लड़की कहती है, आप कहना क्या चाहती हैं? ये हमारे डिपार्टमेंट की टॉप एम्प्लॉय है और आप उसे ऐसा काम दे रही हैं, आप सेक्रेटरी के पोजीशन पर होकर अपनी मनमाजी नहीं कर सकती।
तो लू यांजू कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं शी कियान को परेशान कर रही हूँ, और वैसे भी तुम लोग मुझे मेरा काम मत बताओ, जाकर अपना अपना काम करो। जिसके बाद डुओ कहती है सेक्रेटरी ने कहा कि तुम हमारे काम में हेल्प करोगी तो जाओ हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। शी कियान की दोस्त गुस्सा करती है, ये लड़की अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। शी कहती है छोड़ो जाने दो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। दूसरी तरफ हम मिस्टर हुआ को देखते हैं जो कंपनी में अपने बच्चे को गोद लेकर आते हैं, और ये देखकर सभी लोग हक्का बक्का हो जाते हैं। यहाँ लड़कियाँ बातें करती हैं कि अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुई है, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया। नेक्स्ट सीन में बॉस अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि शी कियान को अपने साथ रखो, जो भी काम होगा तुम उसे सिखाओ और वो मेरे सारे काम हैंडल करेगी। दूसरी तरफ शी जो कि कहती है कि ये रहा तुम्हारा कॉफी। डुओ कहती है अब जबकि लू मैडम ने बोल दिया है कि तुम हमारे काम करोगी, तो मेरे पास कुछ काम है जो कि मैं तुम्हें ट्रांसफर करती हूँ। दोस्त कहती है तुम्हें पता है ना कि शी के पास कंप्यूटर नहीं है, तो तुम उसे इतना प्रेशर कैसे दे सकती हो। डुओ कहती है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तभी यहाँ असिस्टेंट आता है। डुओ कहती है असिस्टेंट शू भला आप यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन वो इसे इग्नोर करता है। असिस्टेंट कहता है मैडम शी बॉस चाहते हैं कि वो आपके साथ काम करें और आप उनके काम को हैंडल करो, इसीलिए आज के बाद आप मेरे साथ काम करेंगी। तभी शी की दोस्त आती है और कहती है क्या सच में मिस्टर हुआ शी के साथ काम करना चाहते हैं। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। दोस्त कहती है हाँ प्लीज इसे ले जाओ, ये बहुत ही टैलेंटेड है। तभी डुओ कहती है शायद असिस्टेंट आपसे कोई गलती हो रही है, यहाँ पर सबसे अच्छी परफॉर्मर मेरी कजन है। अगर मिस्टर हुआ किसी को प्रमोट करना चाहते हैं तो मेरी कजन को करना चाहिए, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। लेकिन असिस्टेंट शी से कहता है मैडम आप मेरे साथ चलिए। जिसके बाद असिस्टेंट शी से कहता है कि बेबी भी आया है, बॉस लेकर आए हैं। तो ये हैरान हो जाती है, कहती है मुझे तो लगा था बच्चे का ख्याल नैनी रखेगी। तो असिस्टेंट कहता है मुझे नहीं पता। ये सोच रही होती है क्या वो मुझे इसीलिए बुलाया है ताकि मैं बच्चे का ख्याल रख सकूं, लेकिन मुझे करियर पर भी ध्यान देना है। जिसके बाद शी बॉस के ऑफिस में आती है और कहती है क्या आपने मुझे यहाँ बुलाया है बच्चे का ख्याल रखने के लिए। बच्चा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन करियर तो मैं नहीं छोड़ सकती। बॉस कहते हैं मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि तुम सबसे काबिल इंसान हो इस पोस्ट के लिए। मैं अपने बच्चे लेले को पूरी तरीके से नैनी के हवाले नहीं छोड़ सकता, और तो और मेरा वर्कलोड भी बढ़ चुका है। मुझे अपना काम शेयर करना होगा और मैं वो तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर सबसे बेस्ट कैंडिडेट तुम ही हो। मेरा काम शेयर करने के साथ साथ तुम बच्चे को भी देख सकोगी क्योंकि तुमसे ज्यादा अच्छा बच्चा कोई नहीं देख सकता क्योंकि तुम उसकी माँ हो। अब बताओ मैंने क्या गलत फैसला लिया। तो शी कहती है नहीं बॉस आप बिल्कुल सही हो। जिसके बाद यहाँ असिस्टेंट कहता है मैडम मैं आपके लिए बगल वाला ऑफिस अरेंज करवाता हूँ, लेकिन बॉस कहते हैं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे ही ऑफिस में रहेगी, यहाँ एक डेस्क लगवा दो। असिस्टेंट कहता है मैडम आपको और कुछ चाहिए क्या। ये कहती है नहीं आप जाओ अपना काम करो, मैं अपना यहाँ पर अरेंजमेंट खुद से कर लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बॉस कहते हैं तुमने सुना नहीं, वो अपना काम खुद से कर लेगी, तो उसे इतना भाव मत दो। बॉस यहाँ शी से कहते हैं तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, कुछ भी चाहिए तो डिपार्टमेंट में जाकर रिक्वेस्ट डालो। कहती है ओके बॉस। बॉस कहते हैं अगर मेरी असिस्टेंट बनना है तो तुम्हें बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा, तभी तुम्हें यहाँ पर मैं काम करने दूंगा। शी कहती है डोंट वरी मैं बहुत ही हार्ड वर्क करूंगी। जिसके बाद शी यहाँ पर अपना सेटअप कर लेती है। तभी उसकी नजर पड़ती है बॉस के कप पर। कहती है बॉस का कप तो खाली हो गया है, मुझे कुछ तो लाना होगा। नेक्स्ट सीन में शी असिस्टेंट से पूछती है बॉस क्या पीना पसंद करते हैं। तो असिस्टेंट कहता है 1 मिनट मैं सारा डॉक्यूमेंट आपको भेजता हूँ कि बॉस को क्या पीना पसंद है, क्या खाना पसंद है, ताकि आप सब चीज का ख्याल रख सकें। फिलहाल के लिए उन्हें कॉफी बिल्कुल मत दीजिएगा, उन्हें सिर्फ गर्म पानी पसंद है। जिसके बाद ये बॉस के लिए गर्म पानी लाती है। बॉस कहते हैं ये सब अरेंज कर दो, कुछ ही देर में हम मीटिंग करने वाले हैं। जिसके बाद शीनियान मिस्टर हुआ के वर्किंग ग्रुप में ऐड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मीटिंग होता है। तभी बच्चे की रोने की आवाज आती है। मिस्टर हुआ मैसेज करते हैं जाओ बच्चे को जाकर दूध पिलाओ, और ये मैसेज सभी लोगों को चला जाता है। सभी लोग सवाल करने लगते हैं कि बॉस ये कैसा मैसेज डाल रहे हैं। जिसके बाद बॉस को याद आता है कि उन्होंने ये क्या कर दिया, और वो हैरान हो जाते हैं। यहाँ शी मैसेज देखकर हैरान हो जाती है। सभी लोग एक दूसरे का शक्ल देखते हैं। शी कहती है यस बॉस मैं बच्चे को दूध पिलाने जा रही हूँ, ओ सॉरी बोतल से। ऐसा बोलकर वो बेचारी यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद शी आती है। आंटी कहती है मेरे पास फॉर्मूला था बच्चे को पिलाने के लिए, लेकिन बच्चा बहुत यंग है, इसे तुम्हारे दूध की जरूरत है। जिसके बाद ये बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना शुरू कर देती है। तभी मिस्टर हुआ आ जाते हैं। कहते हैं माफ करना मैंने देखा नहीं। कहते हैं अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। दूसरी तरफ डुओ लू यांचू के पास आती है। कहती है कजन वो शी की बच्ची का प्रमोशन हो गया और वो मिस्टर हुआ के साथ काम कर रही है। कजन कहती है वो अभी इतने लंबे छुट्टी से आई है, वो उनके साथ काम कैसे कर सकती है। कजन कहती है वही तो, आप यहाँ पे सबसे टैलेंटेड हो, उन्हें आपके साथ काम करना चाहिए, लेकिन वो शी के साथ कर रहे हैं, शायद उन्हें कोई गलती हुई है। तो लू कहती है तुम जाओ मैं देखती हूँ क्या हो रहा है। वेल तुम्हारा सॉन्ग हैंग के साथ कैसा चल रहा है। ये बताती है हम जल्द ही मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे जैसे ही डिवोर्स सर्टिफिकेट मिलता है।
नेक्स्ट सीन में हम शी को देखते हैं जो कि काम कर रही होती है। टाइम देखती है, कहती है ये तो लंच टाइम हो गया, और तभी नैनी बच्चे को लेकर अंदर आती है। शी कहती है लंच टाइम में क्या आप ये वक्त बच्चे के साथ बिताएंगे? तो बॉस कहते हैं हाँ बिल्कुल। कहती है ठीक है, आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए, तब तक मैं कैफेटेरिया से कुछ खा कर आती हूँ। बॉस कहते हैं क्या तुम्हें कैफेटेरिया का खाना पसंद है? तो ये मन में सोचती है कैफेटेरिया का खाना सस्ता है, और झूठ कहती है हाँ मुझे कैफेटेरिया का खाना पसंद है। जिसके बाद बॉस कहते हैं मैं भी कैफेटेरिया में चलूंगा। बॉस का असिस्टेंट बॉस को देखकर कहता है बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं, और सवाल करता है सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? तो बॉस कहते हैं क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता, और वो शी से कहते हैं जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। असिस्टेंट शी से सवाल करता है कि बॉस कैफेटेरिया में क्यों आए हैं, पहले तो वो कभी नहीं आए। तो शी कहती है मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद वो बॉस को खाना सर्व करती है। तभी ये देखती है सॉन्ग हैंग कंपनी में आया है और सोचती है ये यहाँ क्या कर रहा है। दूसरी तरफ डुओ को मैसेज आता है कि बेबी मैं तुम्हारे कैफेटेरिया में आया हूँ और मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ। दूसरी तरफ कुछ लड़कियाँ कहने लगती हैं देखो मिस्टर सॉन्ग हैंग आए हैं अपनी बीवी के लिए खाना लेकर। ये सब देखकर सॉन्ग हैंग नर्वस हो जाता है और शी से कहता है मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाया हूँ, नरिशमेंट रहेगा तुम्हारे लिए। ये देखकर डुओ काफी गुस्सा करती है और शी यहाँ गुस्से में उठकर चली जाती है। बॉस सोचते हैं इनके बीच कुछ ठीक नहीं लग रहा। नेक्स्ट सीन में बॉस अपने असिस्टेंट से कहते हैं कंपनी में कौन आता है कौन नहीं आता है, इस पर हाई सिक्योरिटी लगाओ, जो यहाँ एम्प्लॉय नहीं है वो यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। ये देखकर शी सोचती है शायद बॉस सॉन्ग हैंग को हटाने की बात कर रहे हैं, उसे देखकर शायद आज इन्हें गुस्सा आया। बॉस कहते हैं तुम मेरे बच्चे की माँ हो, तुम्हारे और सॉन्ग हैंग के बीच में जो भी चल रहा है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। मैं फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता एंड आई होप कि तुम जल्द से जल्द अपना डिवोर्स ले लो। मैं नहीं चाहता कि लोग हमारे बारे में मिसअंडरस्टैंड करें। शी सोचती है मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, सॉन्ग हैंग को देखकर शायद इन्हें बहुत गुस्सा आया है। नेक्स्ट सीन में बॉस कहते हैं कि असिस्टेंट तुम भी जाकर अब रेस्ट कर लो, और वो नैनी से भी कहते हैं कि आपको भी अब रेस्ट करना चाहिए। यहाँ शी अपने बच्चे से कहती है तुम सच में बॉस की तरह दिखते हो। तो बॉस कहते हैं मैं इसका डैड हूँ तो ये मेरे तरह ही दिखेगा, चलो अब बच्चे को साइड में सुला दो उसे रेस्ट करने के लिए, दोपहर का वक्त है तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो। शी कह रही है नहीं नहीं आप रेस्ट कर लो, मैं बच्चे का ख्याल रखती हूँ फिर मैं काम करूंगी, मुझे रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बॉस कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ही बच्चे का ख्याल रख सकती हो, मुझे भी बच्चे का ख्याल रखना है। एंड वो गोद में ले लेते हैं, कहते हैं मुझे भी रेस्ट की जरूरत नहीं है, और कहते हैं मैंने तुम्हें रेस्ट करने का ऑर्डर दिया है तो जाओ जाकर रेस्ट करो। तभी बॉस कहते हैं इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, ऐसा लगता है कि इसने पॉटी कर दिया है। तो कहती है हाँ मैं इसका डायपर चेंज कर देती हूँ। जिसके बाद वो पैम्पर्स पहनाती है। मिस्टर हुओ बड़ा ध्यान से देखते हैं, कहते हैं मुझे भी सीखना पड़ेगा, और कहते हैं तुम बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती हो, बहुत ही ज्यादा काम करती हो, दोपहर में तुम्हें और काम करना है और बच्चे का ख्याल रखना है, मेरे कहना मानो जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हारे और बेबी की हेल्थ के लिए अच्छा होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रेस्ट करके जब ये उठती है तो नैनी कहती है मैडम अब आप जाइए अपना काम करिए, अब मैं बच्चे का ख्याल रख लूंगी, मैं वापस आ गई हूँ। शी देखती है कि बॉस बहुत ही ज्यादा काम को लेकर डेडिकेटेड है, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लंच के टाइम पर भी वो एक्स्ट्रा काम करते हैं। असिस्टेंट कहता है मैडम मिस्टर हुआ से ये डॉक्यूमेंट साइन करवा दीजिए, मुझे कुछ काम है। जिसके बाद ये आती है, देखती है बॉस तो गेम खेल रहे हैं और कहती है क्या काम पर आप ऐसा गेम खेलते हैं? तो बॉस कहते हैं तुम डॉक्यूमेंट साइन करवाने आई हो ना, तो वो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आता है और कहता है सर मैंने सारा शेड्यूल चेक कर लिया, अब आप बिल्कुल फ्री हो तो घर जा सकते हैं। जिसके बाद बॉस शी को 2-3 बार आवाज लगाते हैं लेकिन वो काम में खोई हुई होती है। कहती है बॉस क्या आप घर जा रहे हो, और सोचती है मैं बॉस के साथ घर नहीं जा सकती, लोग मेरे बारे में घटिया बातें बनाएंगे। और कहती है बॉस पहले आपको जाना चाहिए, आपके बाद मैं आऊंगी, मैं नहीं चाहती मेरे बारे में लोग गलत सोचे। ये सुनकर बॉस बड़ा अजीब बिहेव करते हैं और बच्चे को गोद में लेकर चले जाते हैं। असिस्टेंट कहता है ऐसा लगता है कि आपने बॉस को गुस्सा दिला दिया है, घर जाकर आप उनसे माफी मांग लीजिएगा, नहीं तो कल वो काम पर सबका जीना हराम कर देंगे और हम पर अपना गुस्सा निकालेंगे। यहाँ सी सोच रही होती है कि मेरी वजह से और मेरे एक्स की वजह से बॉस फालतू का हमारे बीच फंस गए। आखिर मेरे एक्स हस्बैंड को बॉस का डीएनए कैसे मिला, उसने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डुओ कहती है इतना अपसेट क्यों हो रही हैं, देखते रहिएगा उसका कोई प्रमोशन नहीं होगा। तभी ये लोग बॉस को देखते हैं एक छोटे बच्चे के साथ। लुयांचू कहती है बॉस के हाथ में बच्चा है, शी के पास भी बच्चा है, वो बच्चों का ख्याल काफी अच्छे से रखती है। डुओ कहती है वही तो, वो नैनी के तौर पर काम कर रही है, नहीं तो बॉस उसे पूछते भी नहीं। लू कहती है अगर बॉस के पास बच्चा है तो बीवी भी होगी, हमें उनकी बीवी को किसी तरह से ये इन्फॉर्म करना होगा कि शी ऑफिस में उनके हस्बैंड के ऊपर डोरे डालती है, तो मजा ही आ जाएगा।
खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शी बॉस के स्टडी रूम में आती है। बॉस कहते हैं क्या हुआ? शी कहती है मैं जानती हूँ मेरे पास्ट की वजह से आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। मैं कोशिश करूंगी कि आपसे दूरी बनाकर रखूं और किसी को ना पता चले कि मैंने बिना डिवोर्स दिए आपके साथ हूँ। तो बॉस कहते हैं ठीक है। ये सोचती है क्या मुझे बॉस से पूछना चाहिए कि इनका जेनेटिक कैसे हॉस्पिटल में आया। बॉस कहते हैं क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो, लेकिन ये भाग जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं ऑफिस में एक बच्चा वाटर स्प्रे करने लग जाता है। शी कहती है तुम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, चलो ये गन आंटी को दो। वो कहता है नहीं, मेरी मम्मा ने बोला है मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और वो वाटर स्प्रे करके यहाँ फाइल खराब कर देता है। जिसके बाद यहाँ शेंग वॉकिंग आती है, एल्डर ब्रदर की वाइफ। शेन कहती है तुम्हें यहाँ काम किसने दिया, तुम बच्चे पर कैसे चिल्ला सकती हो। तो शी कहती है मैडम ये छोटू पानी से खेल रहा था, मुझे डर था कि बॉस की फाइल या फिर लैपटॉप खराब हो जाएगा। तो ये लड़की कहती है ऑफिस हैंडल करने के लिए अलग से असिस्टेंट है, तुम अपने काम से काम मतलब रखो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करो। तभी बॉस आते हैं। तो ये कहती है मैंने तुम्हारा फेवरेट चाइनीज फूड बनाया है। बॉस बच्चों से कहते हैं ये गन से तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है ये आंटी मेरा गन लेना चाहती थी, मुझे खेलने से मना कर रही है। तो उसकी मॉम कहती है चुप रहो, आंटी तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। शेन का कहना होता है कोई अच्छी लड़की काम पर रखो, लोगों की खूबसूरती देखकर उन्हें हायर मत करो, ऐसे लोग कंपनी का नुकसान कर सकते हैं। बॉस उससे वाटर गन ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा इधर उधर घूम रहा था, पानी के छींटे मार रहा था, अगर ऑफिस में कुछ नुकसान हो जाता तो तुम क्या कहती। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा का कॉल आता है। कहते हैं तुम्हारा नेफ्यू कंपनी देखना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे भेज दिया। हुआ परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा बचा है, उसे लाड दुलार से रखना हमारी जिम्मेदारी है। डैड कहते हैं तुम्हें हुआंकिंग को भी टाइम देना चाहिए, तुम्हें पता है ना तुम्हारा बड़ा भाई अब नहीं रहा, वो लड़की इतनी ज्यादा सेंसिबल है, बच्चे को अकेले संभालती है, इतनी ज्यादा केयरिंग है, तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है, जल्दी से कोई फैसला लो ताकि मैं और तुम्हारी माँ सुकून से रह सकें। लेकिन बॉस कहते हैं कि डैड मैं आपकी बात को समझता हूँ और मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ तो ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बीच में वैसा रिश्ता नहीं बन सकता। ऐसा बोलकर वो फोन कट कर देते हैं। तो शिन कहती है परेशान मत हो, डैड बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, इसीलिए वो तुम्हारे लिए परेशान होते हैं। यहाँ वो उसके शोल्डर पर हाथ रखती है, कहती है मुझे पता है तुम बहुत अकेले हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये देखकर शी को बहुत बुरा लगता है। बॉस कहते हैं देखिए आप मेरे सिस्टर इन लॉ हैं, मेरे एल्डर ब्रदर की वाइफ, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरी सिस्टर इन लॉ ही रहेंगी। वो बच्चे को गन देते हुए कहते हैं दोबारा से ऑफिस में ये गन यूज मत करना, अब अपनी मम्मा को यहाँ से लेकर घर जाओ। नेक्स्ट सीन में बॉस कहते हैं तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो, बोलो तो न्यू ड्रेस मंगा दूं। बॉस कहते हैं क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? कहती है नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रही कि आपकी सिस्टर इन लॉ बहुत ही ज्यादा केयरिंग है। बॉस बताते हैं कि वो मेरे भाई की वाइफ थी, मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट सीन में बॉस कहते हैं कि ये अचानक से बिजनेस ट्रिप पर जाना है, मैंने तुम्हारा सामान पैक करा दिया है, आधे घंटे में हम निकल रहे हैं। दूसरी तरफ डुओ लू यांचू के पास आकर बताती है कि बॉस बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं और अपने साथ उस शी को भी ले जा रहे हैं। लू मैं आपसे बता रही हूँ ये जॉब आप ही डिजर्व करती थी, लेकिन शी के होने की वजह से ये सब हो रहा है। आपको बिजनेस ट्रिप पर जाना चाहिए था, बॉस के करीब आना चाहिए था, लेकिन अब शी बॉस के करीब आएगी, पता नहीं उन लोगों के बीच में क्या होगा, कितने दिन तक वो साथ में बाहर रहेंगे। लू कहती है कुछ न कुछ करके हमें उस लड़की को कंपनी से निकलवाना होगा। दूसरी तरफ हम शी को देखते हैं, बच्चा रोने लगता है। शी कहती है शायद बच्चा भूखा है, लेकिन मैं कार में इसे कैसे ब्रेस्ट फीड कराऊं। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। बॉस अपना ब्लेजर उतार कर सीट कवर कर देते हैं ताकि ड्राइवर कुछ न देख सके। अगले दिन बिजनेस ट्रिप पे सभी लोग माउंटेन रेंज चेक करने के लिए जाते हैं। पीछे पीछे शी न्यान आ रही होती है, पैरों में हील पहनी हुई होती है, जिस वजह से उसे चलने में काफी प्रॉब्लम होती है। तभी बॉस ये नोटिस करते हैं और कहते हैं प्रेसिडेंट लिन आज आपने बहुत कुछ देख लिया, हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। और वो अपने असिस्टेंट को कार लाने का बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात के वक्त बॉस दरवाजा नॉक करते हैं। जब शी दरवाजा खोलती है तो बॉस कहते हैं ये तुम्हारे लिए फ्लैट शूज, दोबारा से जब माउंटेन्स पर जाना तो यही पहन कर जाना, और ये रहा तुम्हारे लिए बैंडेड। तभी बॉस कहते हैं शायद मुझे बैंडेड लगा देना चाहिए, और वो अचानक से इसका पैर पकड़कर बैंडेड लगाने लग जाते हैं, जिसके बाद ये थैंक यू कहती है और बॉस बाहर भाग कर आते हैं। इन सब चीजों की वजह से शीनियान काफी ज्यादा नर्वस फील करने लग जाती है। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बॉस कहते हैं प्रेसिडेंट लिन आपके साथ बिजनेस करके मजा आएगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जिसके बाद बॉस शी से कहते हैं चलो आज दोनों लोग साथ में घर चलते हैं। जिसके बाद हम रात में देखते हैं इसके एक्स हस्बैंड सोंग हेंग का कॉल आता है और बताता है मेरी ग्रैंडमा और तुम्हारी ग्रैंडमा दोनों लोग बेबी को देखने के लिए वापस से कैपिटल में आ रहे हैं। ये कहती है ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें रोकने की कोशिश करो, और तो और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो सॉन्ग कहता है मैं उन्हें नहीं रोक सकता क्योंकि उन लोगों ने टिकट खरीद लिया है, और तो और शायद हमें मिल लेना चाहिए। लेकिन शी कहती है कि हम उनसे कैसे मिल सकते हैं, अगर उन्हें हमारे सिचुएशन के बारे में पता चलेगा तो ग्रैंडमा को दोबारा से हार्ट अटैक आ जाएगा
एक्स कहता है देखो अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें उनसे मिलना ही होगा, एक बार हम लोगों का डिवोर्स हो जाने दो, जिसके बाद मैं कुछ न कुछ करके उन्हें एक्सप्लेन कर लूंगा। शी सोचती है क्या बॉस मुझे जाने देंगे और क्या वो बेबी को ले जाने देंगे, जिसके बाद वो बॉस से मिलने के लिए आती है। बॉस कहते हैं क्या हुआ, तो ये बताती है इसके एक्स ने अभी कॉल किया था, उसने बताया कि उसकी ग्रैंडमा और मेरी ग्रैंडमा हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं और वो बच्चे को देखना चाहते हैं। मेरी ग्रैंडमा ने मुझे अडॉप्ट किया था, मैं अडॉप्टेड हूँ, वो सिर्फ मेरी एक फैमिली है, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। और तो और उनकी हार्ट कंडीशन भी है, एक बार उन्हें हार्ट अटैक आ चुका है और मैं ग्रैंडमा को अभी डिवोर्स के बारे में नहीं बता सकती। बॉस कहते हैं तो फिर तुम्हारा क्या प्लान है। ये सब सुनकर बॉस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारे ग्रैंडमा से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बच्चे की सेफ्टी की चिंता है। तुम कुछ दिनों के लिए उसे घर ले जा सकती हो, लेकिन अगर उसे कुछ हुआ तो ना तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को छोड़ूंगा, ना तो तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही तुम्हारे एक्स हस्बैंड को छोड़ूंगा। शी कहती है मैं वादा करती हूँ कि मैं बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगी। दूसरी तरफ बॉस बाथरूम में आते हैं काफी गुस्से में, कहते हैं कितनी मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है, आखिर मैं उस लड़की से ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ, भला वो मेरी वाइफ थोड़ी ना है, मैं उसकी इतनी ज्यादा चिंता क्यों करने लगा हूँ। तभी वो दरवाजा नॉक करती है। बॉस कहते हैं अब क्या हुआ। कहती है मैं तुम्हें सॉरी बोलने आई हूँ। कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने और तुम मेरे हस्बैंड ने तुम्हारी जेनेटिक चुराई है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मुझे इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। बॉस सोचते हैं अगर उसे इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था तब तो मैं बहुत ही गलत था। दूसरी तरफ शी कहती है फाइनली मैंने सच बता दिया, मेरी हार्ट बीट कितनी ज्यादा तेज हो गई है, मुझे सच में उससे बहुत ज्यादा डर लगता है। अगली सुबह शी कहती है मैं जा रही हूँ। उसे जाता हुआ देखकर बॉस को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। कहते हैं उसके और बच्चे के बिना तो मेरा विला बिल्कुल खाली है। दूसरी तरफ हम शी के एक्स हस्बैंड को देखते हैं जो कि कहता है कि वो लोग 11 बजे तक यहाँ आ जाएंगे, मैंने भी आज छुट्टी ले ली है। मेरे और डुओ के बीच में जो कुछ भी हुआ मैं उन सब चीजों के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। शी कहती है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ तुमसे डिवोर्स सर्टिफिकेट चाहती हूँ और उसके अलावा कोई और बात नहीं करना चाहती। एक्स कहता है IVF रिप्लेस करने के लिए भी मुझे माफ करना। ये कहती है क्या तुम्हें पता है बच्चा किसका है। तो कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मैंने वहाँ पर जेनेटिक सैंपल देखा और मैंने बदल दिया, मुझे भी नहीं पता कि बच्चे का असली पिता कौन है। ये सब सुनकर उसे थप्पड़ मारती है। शी कहती है तुम किसी का भी जेनेटिक उठाकर कैसे दे सकते हो, क्या होता अगर बच्चे का पिता कोई एक घटिया आदमी होता। वो गुस्से में कमरे में आती है, अपने बच्चे से वादा करती है कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से केयर करूंगी और तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। रात के वक्त कॉल आता है कि मिस्टर हुआ बहुत ही ज्यादा नशे में है, प्लीज उन्हें आकर पिक कर लो और वो इस वक्त चौथी मंजिल रूम नंबर 407 में है। नेक्स्ट सीन में शी यहाँ आती है। दोस्त लोग कहते हैं अच्छा तो तुम इस बच्चे की माँ हो, हम लोग तुम्हारे हस्बैंड के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। और वो बच्चे को एनवेलप भी देते हैं। नेक्स्ट सीन में वो अपने हस्बैंड को ड्राइव करके घर लाती है। यहाँ हस्बैंड नशे में होता है फिर भी कहता है बच्चे को घर में रख कर आओ फिर मुझे ले जाना, जिसके बाद वो हस्बैंड को ले जाती है और कहती है ये कितना हैंडसम दिखता है। शी कैसे तैसे करके उन्हें घर में लेकर आती है। नैनी कहती है इन्होंने ड्रिंक क्यों किया, ये बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करते, इनसे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, ये सिर्फ ओकेजनली ड्रिंक करते हैं, वो भी थोड़ा बहुत, जब तक इन्हें नशा नहीं चढ़ता। मैंने इनकी कंडीशन ऐसे कभी नहीं देखी। शी कहती है मेरा बच्चा उठ गया या सो रहा है। तो नैनी कहती है उसकी चिंता मत करो, वो एकदम सो रहा है। जिसके बाद वो बॉस को उनके कमरे में लेकर आती है। वो अपने बॉस को सुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन बॉस तो शी को किस करने लग जाते हैं और रुकने का नाम ही नहीं लेते। तभी नैनी आवाज लगाती है कि मैंने हैंगओवर सूप बनाया है। गलती से ये बॉस को जमीन में धक्का दे देती है। शी जब दरवाजा खोलती है तो नैनी कहती है कि बॉस जमीन पर कैसे गिर गए। तो ये कहती है प्लीज आकर मेरी हेल्प करिए, वो बहुत ही हैवी है। दोनों लोग मिलकर उन्हें बिस्तर पर लेटाते हैं। नैनी कहती है बहुत लेट हो रहा है, मुझे कैब नहीं मिलेगा, अब मैं चलती हूँ, बॉस का ख्याल आपको ही रखना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शी अपने आप से कहती है कि मेरा हार्ट बीट इतना ज्यादा तेज हो गया है। अगली सुबह बॉस काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर सवाल करते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फटाफट वो हैंगओवर सूप पीते हैं और वो आंटी जैंग को आवाज लगाते हैं। तभी शिन सामने निकल कर आती है। कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। उन्हें कुछ याद नहीं होता, वो बार बार सवाल करते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नेक्स्ट सीन में ये लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। मिस्टर हुआ को तो कुछ भी याद ही नहीं होता और शी यही सोच सोच कर नर्वस हो रही होती है कि कहीं ये कल रात की कोई बात मुझसे पूछ ना ले। बॉस कहते हैं तुम इतना घूर क्या रही हो, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। और सवाल करते हैं ये बताओ कल रात में घर कैसे आया। तो शी बताती है आपके दोस्तों ने मुझे कॉल किया था कि मैं आपको पिक करने के लिए आऊँ, तो मैं अपने बच्चे को साथ लेकर आई थी और बहुत ही रात हो चुकी होती है, इसीलिए मैं घर से वापस नहीं गई।
और यहीं रुक गई। बॉस कहते हैं ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मेरे पूरे बॉडी में दर्द क्यों हो रहा है, क्या मैं कहीं गिर पड़ गया हूँ। शी बातों को पलटते हुए कहती है मैंने पूरे विला में कैमरा इंस्टॉल किया है, तुम हर जगह से सिक्योरिटी कैमरा चेक कर सकते हो, बच्चे की सिक्योरिटी के लिए काफी अच्छा होगा। बॉस कहते हैं तुम्हारी ग्रैंडमा आज आने वाली है ना। कहती है हाँ, आज ग्रैंडमा आने वाली है और मुझे 2 दिन की छुट्टी लेनी होगी। मेरी ग्रैंडमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे उन्हें हॉस्पिटल वगैरह ले जाना होगा कुछ चेकअप्स कराने के लिए। बॉस कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम अपने आप को नैनी को लेकर जाओगी ताकि वो तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रख सके। शी कहती है नहीं, कंपनी के बहुत सारे लोग आपकी नैनी को जानते हैं और तो और मेरा एक्स अगर नैनी को दिखेगा तो उसे जरूर कोई शक होगा। तो बॉस कहते हैं क्या मुझे नई नैनी लानी होगी? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ नई नैनी को भेजूंगा। ये सुनकर शी सोचती है बॉस तो सब कुछ पहले से ही प्लान कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये अपने एक्स हस्बैंड से मिलती है और नैनी को कहती है आप बच्चे को संभालो, मैं ग्रैंडमा को पिक करने जा रही हूँ। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रैंडमा आ जाती है, कहती है बच्चा कितना खूबसूरत है, कितना अडोरेबल है। खैर दूसरी तरफ हम कंपनी में देखते हैं शेयर होल्डर्स कहते हैं कि स्टॉक 50% तक इंक्रीज होने वाला है, लेकिन बॉस की नजर फोन पर होती है और वो कैमरा से देख रहे होते हैं कि बच्चा और बेबी क्या कर रहा है। यहाँ मीटिंग चल ही रही होती है कि तभी बॉस बीच में बोलते हैं कि मीटिंग खत्म हुई। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये लोग आपस में बात करते हैं कि आखिर वो अपने फोन में ही क्या देख रहे थे, हम लोग यहाँ बात करने में भी डर रहे थे और वो हम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे थे। दूसरा एम्प्लॉय कहता है मैंने उन्हें डायमेंशन रिपोर्ट दिया था जिसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी और बॉस ने वो नोटिस तक नहीं किया। थैंक गॉड मैं बच गया, नहीं तो शायद मुझे कंपनी से निकाल दिया जाता। दूसरी तरफ हम बॉस को देखते हैं जो कि ग्रैंडमा की बात सुन रहे होते हैं। ग्रैंडमा कहती है हमारी बहू रानी दामाद जी के साथ किचन में अकेले है। ये सुनकर तो बॉस को गुस्सा ही आ जाता है। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कह रही होती है ग्रैंडमा के सामने ढंग से बिहेव करना, जिसके बाद ये लोग खाना पीना खाने के लिए बैठते हैं। यहाँ ग्रैंडमा कहती है कि मैंने सुना है कि तुम काम पर जाने लग गई हो, आखिर तुम्हारा बॉस कैसा है? जब तुम्हारी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में थी तो मुझे डिलीवरी के बाद 6 मंथ का लीव मिला था और तुमने तो 2 महीने की भी छुट्टी नहीं ली। तुम्हारा बॉस बहुत ही घटिया है। शी मनी मन में सोच रही होती है आई होप बॉस ये सारा कुछ कैमरा से ना देख रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ बॉस खाते पीते हर वक्त कैमरा में इन दोनों की हर एक मूवमेंट को देख रहे होते हैं। यहाँ ग्रैंडमा कहती है सच में तुम्हारा बॉस बहुत ही घटिया है, वो एम्प्लॉइज को नौकरों की तरह ट्रीट करता है। यहाँ शी ग्रैंडमा को समझाने की कोशिश करती है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं बच्चे का ख्याल रखते हुए काम करती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने बच्चा पैदा किया है और इतना ज्यादा काम करना तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे आदमियों की कंपनी में तो सिर्फ लॉस ही होता है। शी कहती है नहीं ग्रैंडमा ऐसा नहीं है, मेरा बॉस बहुत ही अच्छा है। ग्रैंडमा कहती है नहीं तुम गलत फहमी में हो, ये लोग सिर्फ तुम्हारा खून चूस रहे हैं। तो शी कहती है नहीं ग्रैंडमा वो तो मुझे एक्स्ट्रा छुट्टी देने वाले थे लेकिन मैं ही काम पर वापस चली गई। यहाँ इसका एक्स हस्बैंड सोच रहा होता है कि ये मेरी बीवी थी एक टाइम पर, ये कैसा बिहेव कर रही है, पहले तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। दूसरी तरफ असिस्टेंट आता है और सोचता है बॉस दिन रात सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं, क्या सच में वो मिस शी और बेबी को इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं? तभी बॉस कहते हैं तुम्हारी ये क्या आदत है, तुम अचानक से आ जाते हो बिना नॉक किए। असिस्टेंट कहता है आज दोपहर में मिस्टर शेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था लेकिन मिस्टर शेन की फ्लाइट डिले हो चुकी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगले हफ्ते हम साइन करेंगे। असिस्टेंट चला जाता है, बॉस फटाफट दोबारा से वीडियो देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो घर आते हैं और कॉल करके कहते हैं क्या तुम आज फ्री हो, मुझे वर्कआउट करना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर हुआओ अपने दोस्त के साथ जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं। दोस्त कहता है आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना स्पीड में क्यों रन कर रहे हो? दोस्त कहता है आखिर तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, लगातार दौड़े जा रहे हो, क्या बच्चे का प्रेशर तुम्हें सता रहा है या फिर क्या तुम्हें ये बात सता रही है कि सॉन्ग ने जानबूझकर IVF बदला, तुम्हारे ऊपर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। देखो अगर तुम चाहते हो तो इस औरत से पीछा छुड़ा सकते हो। ये सुनकर बॉस काफी गुस्से में आ जाते हैं। खैर नेक्स्ट सीन में डुओ मैसेज करती है सॉन्ग को और कहती है इतना दिन हो चुका है, तुम वापस कब आ रहे हो? तो वो मैसेज करता है डुओ कुछ और दिन इंतजार कर लो, कल के बाद ग्रैंडमा एंड जितने भी लोग आए हैं वो सब लोग चले जाएंगे, जिसके बाद मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। यहाँ डुओ सोच रही होती है कि शी भी आई होगी, सॉन्ग और शी को पहले की तरह रहना पड़ रहा होगा। ये सोचते हुए वो गिर जाती है, जिसके बाद वो डुओ को मैसेज करती है शायद मेरा पैर टूट गया है, और सॉन्ग कहता है मुझे एक अर्जेंट काम है और यहाँ से भाग जाता है। रात के वक्त सॉन्ग का कॉल आता है, कहता है मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था। तो ये कहती है ये सब फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे के साथ साथ ग्रैंडमा का भी ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन तभी ग्रैंडमा आ जाती है। ग्रैंडमा कहती है बेटा तुम इतनी रात तक क्यों जाग रही हो, क्या तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, क्या हस्बैंड से तुम्हारी कोई फाइट चल रही है? मुझे बार बार ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है तुम दोनों के बीच में। तो ये कहती है आप बहुत ज्यादा चिंता करती हैं, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, है ना? दूसरी तरफ हम बॉस को देखते हैं जो कि लेट नाइट जाग रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आज रात
शी अपने एक्स हस्बैंड सॉन्ग के साथ एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सो रही होगी। ये अपने आप से कहते हैं कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लग गया हूँ, मुझे क्या लेना देना कि वो किसके साथ सोती है, आखिर मैं कौन होता हूँ उसे कुछ बोलने वाला। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा और शी दोनों लोग रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं तो ग्रैंडमा कहती है अभी तक सॉन्ग हैंग आया क्यों नहीं, वो कहाँ गया है। तो कहती है ग्रैंडमा मैं उसे कॉल करती हूँ। और दूसरी तरफ हम डुओ को देखते हैं जो कि कॉल उठाती है लेकिन वो नंबर ब्लॉक कर देती है। खैर तभी यहाँ मिस्टर हुआ की एंट्री होती है। मिस्टर हुआ कहते हैं क्या ये तुम्हारी ग्रैंडमा है। तो शी नाटक करते हुए कहती है हाँ ये दोनों मेरी ग्रैंडमा है, इन्होंने मुझे बचपन से पाला है, मुझे अडॉप्ट किया है। ये अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि मिस्टर हुआ ही मेरे बॉस है। ग्रैंडमा कहती है कि मेरी बेटी आपकी कंपनी में काम करती है, बताइए वो कैसा काम करती है, क्या वो आपको परेशान करती है। तो बॉस कहते हैं नहीं नहीं, हमारे कंपनी की सबसे बेस्ट एम्प्लॉय है, बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ग्रैंडमा कहती है हाँ ये तो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, और तो और जब ये स्कूल में थी तो बहुत सारे अवार्ड से मिला करते थे। यहाँ बॉस कहते हैं कि मैं आपसे पहली दफा मिल रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए लंच अरेंज करना चाहता हूँ। तो शी कहती है नहीं बॉस इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बॉस कहते हैं तुम इतना ज्यादा मेहनत करती हो, कभी भी छुट्टी नहीं लेती, तुम्हारी ग्रैंडमा भी वेस्ट सिटी में अकेले रहती हैं, वो फाइनली जिंग सिटी में आई हुई हैं, तो मुझे उनका वेलकम करना चाहिए। तो ग्रैंडमा कहती है बेटा तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो बॉस कहते हैं मुझे आपके बारे में और मेरी एम्प्लॉय के बारे में सब कुछ पता है, हमारी पर्सनल फाइल होती है जहाँ पर हम एम्प्लॉय के सारे डिटेल्स रखते हैं। जिसके बाद ये सब लोग मॉल में आते हैं। यहाँ ग्रैंडमा सोचती हैं कि इसका बॉस तो काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ ग्रैंडमा दोबारा से सवाल करती हैं कि मेरी जो पोती है वो कोवर्कर्स के साथ कैसी है। तो बॉस कहते हैं आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, वो कोवर्कर्स हो चाहे मेरे साथ हो, वो हर एक इंसान के साथ अच्छे से काम करती है, वो बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। ये सब देखकर शी सोचती है बॉस मेरी इतनी तारीफ कर सकते हैं, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तभी असिस्टेंट कहता है ये सारा फूड स्पेशली यहाँ कस्टमाइज करके बनवाया गया है। बॉस कहते हैं ये सब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा खाना है ये। खैर तभी सॉन्ग हैंग आता है और कहता है माफ करना मैं बहुत लेट हो गया। असिस्टेंट कहता है बॉस मैंने इस लड़के को रोकने की कोशिश की लेकिन वो यहाँ जबरदस्ती गुस्सा चला आया। कहता है कोई बात नहीं दूसरी कुर्सी लगा दो। दूसरी तरफ एम्प्लॉय आपस में बात करते हैं कि आखिर उस कमरे में ऐसा कौन है कि मिस्टर हुआ उन लोगों की इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं। ये मन ही मन में सोचता है कि सबको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि उस कमरे में फ्यूचर लेडी बॉस है। यहाँ ग्रैंडमा कहती है कि अगर तुम नहीं आते तो मैं तुमसे नाराज हो जाती, इतना कौन काम करता है। यहाँ लोग उसके गले पर किस का निशान देखते हैं, वो छुपाने की कोशिश करता है। ये धीरे से सवाल करता है तुम्हारे बॉस यहाँ क्यों आए हैं, वो मील क्यों खिला रहे हैं। वो जवाब नहीं देती। तभी बॉस शी को भी खाना सर्व करते हैं। कहती है थैंक यू बॉस। डिनर के बाद बॉस कहते हैं कि मैंने आपके लिए ड्राइवर अरेंज करा दिया है ताकि आप टाइम से घर पहुंच जाएं। यहाँ ग्रैंडमा आपस में बात करती हैं कि हमारी पोती तो बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करती है, इसका बॉस कितना अच्छा थॉटफुल इंसान है, अब मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ शी कहती है बॉस थैंक यू सो मच, मैं कल ही काम पर वापस आ जाऊंगी। तो बॉस कहते हैं पहले ग्रैंडमा के साथ जाओ। यहाँ शेंग बॉस से बात करने की कोशिश करता है लेकिन बॉस उसे इग्नोर कर देते हैं। रात के वक्त सॉन्ग सवाल करता है कि बॉस क्यों आए हुए थे और वो मील क्यों दे रहे थे, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि बॉस तुम्हें कुछ ज्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। शी सोचती है कहीं इसे पता तो नहीं चल गया, लेकिन फिर कहती तुम्हें इससे क्या लेना देना है। तो ये दोबारा से सवाल किया कि तुम्हारा तो अभी अभी छुट्टी कंप्लीट हुआ है तो तुम्हें प्रमोशन किस बात की मिली है। शी मन ही मन में सोचती है मैं फालतू का नर्वस क्यों हो रही हूँ, अगर इसे पिता के बारे में पता भी चल जाता है तो क्या हो जाएगा। कहती है तुम अपने काम से काम मतलब रखो, मुझसे ज्यादा सवाल मत करो। तभी डुओ कॉल करती है और कहती है सॉन्ग हैंग तुम अभी तक आए क्यों नहीं, ये मत कहना कि तुम उसके साथ कुछ और दिन रहने वाले हो। तो ये कहता है कैसी बातें कर रही हो, मैं उसके साथ क्यों रहूंगा, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा कहती है क्या सॉन्ग हैंग दोबारा से काम पर चला गया, ये तो बहुत ही गलत बात है। वो पोती से कहती है कि बेटा अगर सॉन्ग हैंग तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत करता है तो हमें बताने से पहले हिचकिचाना मत, भले ही वो मेरा पोता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी ज्यादा केयर करती हूँ। कहती है मैं जानती हूँ ग्रैंडमा कि आप मेरी बहुत ज्यादा केयर करती हैं। नेक्स्ट सीन में शिन की ग्रैंडमा कहती हैं क्या सच में तुम्हारे बॉस सभी एम्प्लॉय को इस तरीके से ट्रीट करते हैं, क्या सच में वो सभी के साथ इतना ज्यादा अच्छे से बिहेव करते हैं। तो ये कहती है हाँ हमारी कंपनी को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉयज खुशी खुशी काम करते हैं क्योंकि हमारे बॉस उन्हें हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है थैंक गॉड, मुझे तो शक होने लग गया था कि तुम्हारा बॉस तुम में इंटरेस्ट
इंटरेस्टेड है। कहती है ग्रैंडमा आप ये कैसी बातें कर रही हैं? शी मन ही मन में सोच रही होती है कहीं वो इस वक्त मुझे कैमरे से देख ना रहा हो, बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होगा मुझे। खैर नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट कहती है मिस शी एंड लेले कल ही आने वाले हैं। ये सुनकर ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो ये नैनी कहती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें बहुत मिस कर रहे थे, आपके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ हम डुओ को देखते हैं जो कि सॉन्ग हैंग को कहती है तुम तो सिर्फ उन लोगों के साथ खाना खाने गए थे तो तुम्हें इतनी ज्यादा लेट कैसे हो गई? सच बताओ क्या अभी भी तुम उस लड़की से प्यार करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते? तो ये कहता है अपना ड्रामा बस करो, मैं तुम्हारे पास वापस आ गया और तो और रात को भी तुम्हारे ही साथ सो रहा था। ये कहती है तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करते, शायद उस लड़की से प्यार करते हो। तो ये कहता है बेबी तुम तो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, उसके मुकाबले इतनी ज्यादा बेटर हो, मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ? और चिंता मत करो ग्रैंडमा कल जाने वाली हैं, फिर उसके बाद हम लोग साथ में रहेंगे, साथ में सोएंगे, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं आएगा। नेक्स्ट सीन में फाइनली शी वापस आ जाती है। बॉस यहाँ काम करने का नाटक करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। जैसे ही शी यहाँ आती है वैसे ही बॉस कहते हैं ग्रैंडमा की तबीयत कैसी है, उनके टेस्ट रिजल्ट्स कहते हैं। ये सुनकर ये सोचती है ये तो सच में मेरी ग्रैंडमा की काफी चिंता करता है। शी कहती है डॉक्टर ने कहा है सब कुछ ठीक है, ग्रैंडमा को स्ट्रेस लेने से मना किया है। तो बॉस कहते हैं अगर फ्यूचर में किसी भी चीज की हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे बोल सकती हो। जिसके बाद वो इसे हक करने के लिए खड़े होते हैं लेकिन वो जाते हैं बच्चे को गले लगा लेते हैं और शी तो डर जाती है। बॉस कहते हैं मेरा बच्चा बहुत ही अच्छे से सो रहा है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करना, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मैं बच्चे के साथ जा रहा हूँ रेस्ट करने। ये सब सुनकर शी सोचती है ये अपने बच्चे को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, बहुत ही अच्छा पिता है। दूसरी तरफ शी सोच रही होती है कि आज मुझे इतनी जल्दी नींद क्यों आ रहा है, कहीं ये इस गद्दे की वजह से तो नहीं हो रहा, ये गद्दा बहुत ही कंफर्टेबल है। और ये मस्त सो जाती है। तभी ये सपने में देखती है मिस्टर हुआओ इसे किस कर रहे होते हैं और इन दोनों के बीच में रोमांस हो रहा होता है। तभी अचानक से ये उठती है और कहती है ओह माय गॉड मैं कितना ज्यादा हॉट फील कर रही हूँ, ये कैसा सपना था, मुझे बॉस से बचकर रहना होगा। अगली सुबह ये बॉस को गुड मॉर्निंग कहती है। मन ही मन में सोचती है सपने में बॉस के एब्स काफी ज्यादा मस्त थे, रियल लाइफ में तो और भी मस्त होंगे। फिर अपने आप को कहती है कूल डाउन, मैं ये कैसी बातें सोच रही हूँ। तो बॉस कहते हैं तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? ये कहती है हाँ आज थोड़ी ज्यादा गर्मी है। कहते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करो और जाकर कुछ हल्का पहन लो। यहाँ वो ब्रेकफास्ट करते हुए उनकी बॉडी को घूर रही होती है। जिसके बाद ये ड्रेस चेंज करने आती है और सोचती है आज हमें ओल्ड जेंटलमैन से मिलने जाना है तो मुझे क्या पहनना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में कहती है बॉस क्या ये कपड़ा ठीक है? तो बॉस कहते हैं हाँ बिल्कुल परफेक्ट। तभी शी कहती है पुरानी वाली कुक कहाँ गई? तो ये बताती है कि बॉस नोटिस कर रहे थे कि आजकल आप बहुत ही कम खाना खाती हैं, तो उन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट को चेंज कर दिया ताकि आप अच्छे से टेस्टी खाना खाएं और हेल्दी खाना खाएं। ये सब सुनकर शी कहती है बॉस आपको मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सच में बहुत मस्त हूँ। तो बॉस कहते हैं ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने बेबी के लिए कर रहा हूँ, तुम उसे ब्रेस्ट फीड करती हो, मैं नहीं चाहता कि वो कमजोर बने। नेक्स्ट सीन में बॉस एल्डर चेन से मिलने के लिए आते हैं और यहाँ उसका एक्स सॉन्ग हैंग होता है। इन दोनों को साथ देखकर वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद बॉस आते हैं एल्डर जेंटलमैन से मिलने के लिए। वो कहते हैं अंदर आओ, ये देखो ये स्टोन कैसा है, प्लीज मुझे बताओ ना। जिसके बाद बॉस पूरे स्टोन को चेक करते हैं जो कि रेड जेड स्टोन होता है। तो ये कहते हैं तुमने सही कहा, मैं इस स्टोन की तलाश में बहुत सालों से था, फाइनली ये मुझे मिल गया। पूरी दुनिया में सिर्फ इकलौता पीस था, बहुत सालों से मैं स्टोन कलेक्ट करते आ रहा हूँ। बॉस मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि इतने सालों में मैंने इस स्टोन के बारे में कभी नहीं सुना। यहाँ मास्टर कहते हैं मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इस जिंदगी में ऐसा कोई स्टोन मिल सकता है। तो ये सवाल करता है कि एल्डर चेन आपको ये स्टोन कहाँ से मिला? तो ये बताते हैं कि वो बाहर एक आदमी बैठा है जिसका नाम है सॉन्ग हैंग, उसके बॉस ने ही ये स्टोन भेजा और डिलीवर किया, उन्हें मेरे साथ डील डिस्कस करनी थी। तो बॉस कहते हैं किस तरह का डील? ये इशारा करते हैं शी को बाहर भेजने के लिए। जब वो बाहर आती है तो सॉन्ग हैंग सवाल करता है कि तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? तो ये कहती है हमारा डिवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो गया है, सर्टिफिकेट लेना मत भूलना। ये बंदा मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरी ये बीवी सबसे बेस्ट है, मैं दोनों को नहीं छोड़ सकता, कैसा होगा अगर दोनों मेरे साथ रहें। तो नाटक करने लगता है कि तुम्हारा अभी अभी बेबी हुआ है, इतना ज्यादा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, अभी हमारा डिवोर्स लेना बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। तभी बॉस आते हैं और कहते हैं कि तुम तो शादी करने वाले हो तो अपने एक्स को डिवोर्स देकर चीजें खत्म करो। ये देखकर ये हैरान हो जाती है कि बॉस पर्सनली इसे डिवोर्स देने के लिए कह रहे हैं। सॉन्ग मनी मन में सोचता है कि मुझे इन दोनों के बीच में शक हो रहा है। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर कहता है कि एल्डर चेन ने कहा कि ये तोहफा बहुत ही वैल्यूएबल है, प्लीज आप इसे अपने साथ ले जाइए। ये स्टोन को वापस कर देते हैं। तभी मास्टर बाहर आते हैं और कहते हैं ये सॉन्ग हैंग शी कियान का हस्बैंड है ना?
अब मैं सोच रहा हूँ कि आखिर उसने मुझे जेड पेंडेंट रिटर्न करने के लिए क्यों बोला, और तो और उसने मुझे ये भी बोला कि वो मुझे बेटर स्टोन ला कर देगा। वो बॉस किसी लड़की की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, जरूर कोई बड़ी बात है। दूसरी तरफ हम शी को देखते हैं जो कि मनी मन में सोच रही होती है कि ये मेरा स्टैंड इसीलिए लेता है क्योंकि इसे बच्चे की फिक्र है, ये मेरे में इंटरेस्टेड थोड़ी ना है, ये इतना परफेक्ट है, मेरे में इंटरेस्टेड क्यों होगा। यहाँ बॉस कहते हैं कि अगर वो डिवोर्स देने में नाटक करे तो तुम उसके ऊपर केस कर सकती हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तो शी कहती है थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे इस बात का डर लगता है कि अगर वो डिवोर्स के लिए राजी नहीं हुआ और अगर हम लोगों के बीच में बहुत बड़ी फाइट होती है और अगर ये सब ग्रैंडमा को पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसकी भी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरी भी ग्रैंडमा की तबीयत गड़बड़ रहती है, बट डोंट वरी, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि ऐसा कुछ भी ना हो। जिसके बाद ये दोनों लोग ऑफिस में होते हैं और अपना अपना काम कर रहे होते हैं। यहाँ शिन फील कर रही होती है कि मुझे आजकल इतना ज्यादा ऑकवर्ड क्यों फील हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डुआ कहती है कि शी और मिस्टर हुआ वापस आ गए हैं। तुम्हें पता है उन्होंने दोबारा से शी कियान को प्रमोट कर दिया है। ये सब सुनकर लू कहती है कि उसके बारे में जो भी न्यूज मिलता है मुझे फटाफट जानना है और ये भी पता लगाओ कि उनकी बीवी कौन है। कहती है मैंने पता लगाने की कोशिश की, अभी तक मुझे कुछ पता नहीं लगा। तो लू कहती है सच में ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शी की दोस्त कहती है ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, कंपनी के ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे बारे में बहुत घटिया बातें कर रही हैं। कहती है इन लोगों का कहना है कि तुम्हें प्रमोशन मिला है क्योंकि तुम गंदे काम करती हो और ये र्यूमर कोई और नहीं डुओ फैला रही है। ये सब कुछ वो अपने फेक अकाउंट से कर रही है। तो दोस्त कहती है सब चीज का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे पर्सनली भेजो। तभी असिस्टेंट आता है, कहता है लंच करने के बाद सेक्रेटरी के ऑफिस में जाकर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा, मिस्टर हुआ को वो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डुओ कहती है कितनी ज्यादा घटिया और बेशरम लड़की हो तुम, अपना चेस्ट दिखाकर प्रमोशन करवाने में तुम्हें मजा आया। क्या तुम्हारे एक्स को ये सब पता है? उसे पता चलेगा तो सोचो कितना मजा आएगा। जिसके बाद शी इसे थप्पड़ मार देती है। तभी लू यांचू आती है, कहती है मेरे होते हुए तुम यहाँ किसी के ऊपर हाथ कैसे उठा सकती हो? क्या तुम कंपनी की पॉलिसी भूल गई? तो शी कहती है शायद तुम लोग कॉन्सिक्वेंसेस भूल रहे हो, एक दूसरे को स्लैंडर करना, घटिया बातें फैलाना, कंपनी का नाम बदनाम करना, तुम लोग कंपनी से निकाले जाओगे। लू यांचू कहती है छोटी सी बात के लिए किसी की जॉब पर मत जाओ। तो ये कहती है ये कोई छोटी सी बात नहीं है, मेरे फोन में सब रिकॉर्ड हो गया है और ये सब मैं HR को भेजने वाली हूँ, लेकिन ये लोग इसे रोकते हैं। कहती है मेरे रास्ते में मत आना, अभी सिर्फ डुओ फंसेगी, अगर तुम चाहती हो कि तुम भी फंस जाओ तभी मुझसे पंगे लेना। और ये लड़की रुक जाती है। डुओ कहती है लू यांचू प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग मुझे फायर करवा देंगे। तो लू यांचू कहती है कि तुम पकड़ी गई हो कि तुम उसके बारे में अफवाहें फैला रही थी, चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें कुछ ना हो। नेक्स्ट सीन में शी कहती है बॉस आपने जो डॉक्यूमेंट मांगे थे मैं ले आई। तो बॉस कहते हैं इतना लेट क्यों हो गया। नेक्स्ट सीन में वो HR के पास आती है और बताती है कि डुओ कंपनी में मेरे बारे में घटिया र्यूमर्स फैला रही है, मेरे पास प्रूफ के तौर पर वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो प्लीज इन सब चीजों को आप हैंडल करिए। यहाँ HR रिकॉर्डिंग सुनते हैं और इन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये लड़की ऐसी बातें कैसे कर सकती है बॉस के बारे में और कलीग के बारे में। यहाँ HR सोचता है कि मुझे ये बात बॉस को भी बतानी होगी और इस लड़की की अच्छे से क्लास लगानी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं शी को जो कि बॉस के पास आकर कहती है कि मैंने आपको कभी सेड्यूस नहीं किया। तो बॉस कहते हैं तुम ये कैसी बात कर रही हो। तो ये बताती है कंपनी में लोग कह रहे हैं कि मैं आपको सेड्यूस करने के लिए अपना चेस्ट दिखाया और लोग मेरे बारे में बहुत ही घटिया बात कर रहे हैं कि प्रमोशन लेने के लिए मैंने गंदा काम किया। बॉस यहाँ HR को मैसेज कर देते हैं उसे फायर करने के लिए। नेक्स्ट सीन में शी की दोस्त आकर कहती है कंग्रेचुलेशन, पता है डुओ को फायर कर दिया गया, चलो हॉट पॉट खाकर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में डुओ यहाँ आती है, कहती है मिस्टर हुआ को ये बात किसने बताई, इतनी छोटी चीजें हम अपनी कंपनी के ओनर को तो नहीं बताते। डुओ कहती है जाकर मिस्टर हुआ से कहो मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे कंपनी में वापस लेने को कहो, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम्हारा अभी सॉन्ग हैंग के साथ डिवोर्स चल रहा है और तुम उनके साथ हुकअप कर रही हो, सोचो उन्हें कितनी ज्यादा घिन आएगी। यहाँ दोस्त कहती है क्या तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है, क्या अब वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, ये कैसी बात कर रही है। यहाँ शी कहती है कि अच्छा होगा अगर तुम जाकर उसे अपने मुंह से बता दो और जाना तो सॉन्ग को भी कह देना कि नेक्स्ट वेडनेसडे आकर डिवोर्स सर्टिफिकेट ले ले, मेरा दिमाग ना खराब करे। यहाँ से वो चली जाती है। डुओ लू यांचू से कहती है इस लड़की का घमंड देखो, इसे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है और उल्टा मुझे फायर कर दिया गया। लू यांचू कहती है उनसे भीख मांगकर कुछ नहीं होने वाला और अगर तुम्हें कंपनी ने फायर कर दिया है तो फिलहाल के लिए तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए और तब तक के लिए तुम्हें ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि मिस्टर हुआ की बीवी कौन है।
शायद जिसके बाद हम अपना मामला शॉर्ट आउट कर लें। उनकी वाइफ को हम ये सब बताएंगे, शीनियान का रियल चेहरा दिखाएंगे, शीनियान की तो वाट लग जाएगी। तो ये कहती है डोंट वरी, इस बार मैं पूरी जान लगा दूंगी ये पता करने के लिए कि उनकी बीवी कौन है और उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। नेक्स्ट सीन में ये अपनी दोस्तों के साथ हॉटपॉट खाने आती है। यहाँ दोस्त लोग सवाल करती हैं कि हमें पूरी बात जाननी है। ये कहती है ठीक है, लेकिन बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, पूरी कहानी बताती है। दोस्त लोग हैरान हो जाती हैं, कहती हैं तुम्हारा कहना है कि तुम्हारा जो बच्चा है वो मिस्टर हुआओ का है। इतने दिन से बॉस कंपनी में जो बच्चा लेकर आ रहे हैं वो हमारा एडोरेबल ले है। दोस्त कहती है सॉन्ग हैंग ने जेनेटिक बदल दिया था और मेरे पेट में उनका बच्चा पड़ गया। ये सब सुनकर दोस्त कहती है यानी कि वो डुओ ऑलरेडी उसके साथ रिलेशनशिप में थी। वो लोग तुमसे झूठ बोले कि बच्चा पैदा करने के लिए वो उसके साथ रिलेशनशिप में आया, तुम्हें नीचा दिखाया। चलो हम चलकर उन्हें मारते हैं, उन्हें सबक सिखाते हैं। शी कहती है अरे नहीं शांत हो जाओ, मैं तो उन लोगों को भाव भी नहीं देती। तो दोस्त कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, उन लोगों ने तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट किया। लेकिन अगर बात करें मिस्टर हुआओ की तो सच में मिस्टर हुआओ तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और तो और इतना ज्यादा रिच है और तुम्हारे बच्चे के बायोलॉजिकल फादर हैं। सच बताऊं तो तुम्हारा सोने पे सुहागा लग चुका है। अब बताओ आगे तुम दोनों क्या प्लान करने वाले हो। तो कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मिस्टर हुआ ने कहा है कि वो सिर्फ बच्चे की वजह से मेरे साथ हैं। दोस्त सवाल करती है तुम दोनों तो साथ रहते होगे। तो कहती है हाँ। ये लोग ब्लश करने लग जाती हैं कि हमारी दोस्त इतने बड़े बिलियनर सीईओ के साथ रहती है। दोस्त कहती है देखते रहना, समय के साथ साथ तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट लगते हो। तो शी कहती है फालतू का बकवास करना बंद करो और हॉट पॉट खाओ। दोस्त कहती है अरे 3 और बोतल लेकर आओ यार, आज तो पार्टी बनती है। ये लोग यहाँ पर ढेर सारा ड्रिंक करते हैं और शी यहाँ नशे में बेहोश हो जाती है। दोस्त लोग कहते हैं एक बोतल में कौन बेहोश होता है, इसे घर ले जाना होगा, नहीं तो मिस्टर हुआ परेशान हो जाएंगे। दूसरी दोस्त कहती है मजाक करना बंद करो, मिस्टर हुआ इतनी भी ज्यादा चिंता नहीं करते होंगे। लेकिन तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि मिस्टर हुआ का फोन आ रहा है। कहती है हमारी तो वाट लग जाएगी, अगर बॉस को पता चलेगा ना कि हम लोग ऐसा कर रहे थे तो वो हमें निकाल देंगे। कहती है फोन उठाने में बहुत डर लग रहा है, लेकिन हिम्मत करके फोन उठाती है और कहती है बॉस आपकी बीवी बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई है। फिर कहती है नहीं शिन क्यान बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई है, आपकी असिस्टेंट। बॉस कहते हैं फटाफट से मुझे एड्रेस बताओ। एड्रेस बताने के बाद वो फोन कट करती है। कहती है तुम्हें पता है मेरा दिल इतना जोरों से धड़क रहा है कि बाहर आ जाएगा। दूसरी दोस्त कहती है मेरा भी, इनसे बात करने में ही हमारा शरीर कांप जा रहा है। सोचो हमारी दोस्त इसे कैसे हैंडल करती होगी। जिसके बाद यहाँ बॉस आ जाते हैं और सवाल करते हैं इसने कितनी पी है। तो ये लोग बताती है सिर्फ 1 बॉटल। बॉस उसे घर चलने के लिए उठाते हैं तो वो बॉस को डांट देती है और अपने दोस्तों से कहती है कि मिलो इससे, मेरे बच्चे का डैडी है ये। दोस्तों की हालत खराब हो रही होती है कि ये नशे में क्या क्या बोल रही है, हमारी तो बैंड बजवा देगी। शी कहती है आप मिलो इनसे, ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट फ्रेंड। यहाँ शी काफी ज्यादा नशे में होती है और कहती है आप इतने देर से बैठे हुए हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो मिस्टर हुआ कहते हैं हाँ मैं इसके बच्चे का पिता हूँ और मिस्टर मेरा नाम है वो चेन यू। बेचारे मिस्टर इतना ज्यादा हकबका जाते हैं बोलते हुए। मिस्टर हुआ कहते हैं ऐसा लगता है मुझे तुम लोगों के लिए और खाना ऑर्डर करना चाहिए। तो दोनों लड़कियां कहती हैं नहीं बॉस हमारा तो पेट भर चुका है। तभी शी कहती है पागल हो गए हो क्या, ढेर सारा खाना ऑर्डर करो और ड्रिंक ऑर्डर करो, इसके पास बहुत पैसे हैं। इसके बाद बॉस यहाँ पर सबसे महंगा खाना ऑर्डर करते हैं इनके लिए। एम्प्लॉय कहती है बॉस आपको हमारे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्त कहती है कैसी बात कर रही हो, हम इनके लिए दिन रात काम करते हैं और ये हमारे लिए थोड़ा सा खाना नहीं ऑर्डर कर सकते। तो बॉस कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं खाना ऑर्डर कर सकता हूँ। दोस्त मनी मन में सोच रही होती है मुझे तो अपनी दोस्त की चिंता हो रही है कि जब ये लड़की होश में आएगी और इसे रियलाइज होगा कि इसने क्या क्या बोला है तो पता नहीं ये क्या करेगी। तभी ये मिस्टर हुआ के गाल पर हाथ रखती है, कहती है तुम्हें पता है तुम बहुत ही हैंडसम हो। ये देखकर दोस्त एम्बैरेस हो जाती हैं। बॉस कहते हैं मुझे ऐसा लगता है आज के लिए मैं सारा बिल भर देता हूँ और तुम इसका ख्याल रखो, मैं चलता हूँ यहाँ से। वो अपना क्रेडिट कार्ड भी देते जाता है, लेकिन दोस्त लोग कहती है प्लीज इन्हें ले जाइए। तो वो इसे गोद में उठाकर ले जाते हैं, घर लाते हैं। नैनी हैंगओवर सूप बनाकर लाती है। मिस्टर हुआ अपने हाथों से उसे हैंगओवर सूप पिलाते हैं। ये नशे में होती है, कहती है बॉस आपको पता है आप बहुत ही अच्छे बॉस हैं। ऐसा बोलते बोलते ये नींद में सो जाती है। मिस्टर हुआ कहते हैं कि हम दोनों का रिश्ता तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। तो ये कहती है कहीं मैं सपने तो नहीं देख रही, क्या तुम सच बोल रहे हो। तो हुआ कहते हैं हाँ मैं सच कह रहा हूँ, हम लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। और ऐसा बोलकर वो किस करना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह जब ये उठती है तो अपने बगल में बॉस को देखकर हैरान हो जाती है कि हे भगवान ये मैंने क्या कर लिया, मैंने अभी तक डिवोर्स सर्टिफिकेट भी नहीं लिया है और मैं इसके साथ सो गई। तभी मिस्टर हुआ इसे जोर से पकड़ते हैं और कहते हैं सुबह सुबह कहाँ भाग रही हो। मिस्टर हुआ कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और बच्चे की वजह से नहीं, मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एंड ये दोनों लोग दोबारा से रोमांस करते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम डुओ को देखते हैं जो कि सॉन्ग से कहती है कि आजकल तुम कहाँ घूम रहे हो, कहाँ मुंह काला कर रहे हो और तुम आजकल कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करने लग गए हो। कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं बिजनेस डिनर पर गया हुआ था। ये कहती है क्या तुम शी कियान से मिलने के लिए गए थे, क्या तुम उसके लिए अभी भी फीलिंग्स अपने दिल में रखते हो। तो ये गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम शी कियान की तरह सेंसिबल क्यों नहीं हो सकती, वो कभी मुझसे फाइट नहीं करती थी और कभी मेरा दिमाग नहीं खराब करती थी। ये सब सुनकर डुओ कहती है तो तुम्हें लगता है कि मैं उसकी जितनी अच्छी नहीं हूँ, आखिर तुम मुझे उससे कंपेयर कैसे कर सकते हो। तो ये कहता है डुओ मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं बस बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। यहाँ डुओ कहती है तुम्हारी एक्स वाइफ बहुत ही घटिया है, अपने बॉस को हर जगह फॉलो करती है, प्रमोशन के लिए उसे अपना चेस्ट दिखाती है और तो और तुम सोचते हो कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही ज्यादा स्वीट और डिवोटेड थी। ये सवाल करता है तुम कैसी बातें कर रही हो। ये कहती है मैं सच कह रही हूँ, हर जगह वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। तुमने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करता है। दूसरी तरफ हम शी कियान की दोस्तों को देखते हैं। वो लोग कहती हैं तुम्हें पता है कल मिस्टर हुआ तुम्हें गोद उठाकर ले गए थे, मुझे तो अभी तक लगता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। तो ये अपनी दोस्त का मुंह बंद करती है और कहती है चुप रहो, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा। दूसरी दोस्त यहाँ कहती है तुम्हें पता है कल तुम बॉस की इतनी ज्यादा टांग खिंचाई कर रही थी, लेकिन फिर भी वो रिस्पेक्टफुली सब कुछ कर रहे थे। बॉस सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि मुझे कब शादी का लड्डू मिलेगा खाने के लिए। दोस्त कहती है मजाक करना बंद करो, ये सब कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों लोग घर आते हैं। मिस्टर हुआ कहते हैं मैं इसका इतना ख्याल रखता हूँ, लेकिन फिर भी ये हमेशा तुमको चिपकना चाहता है, एक नंबर का सेल्फिश है ये। तो शी कहती है ये अभी बहुत ही छोटा है, जैसे ही ये बड़ा होगा इसे पता चलेगा कि इसके डैड कितने महान इंसान है और ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहेगा। मिस्टर हुआ कहते हैं वैसे मैंने वेडिंग प्लानर बुला दिया है, डिजाइनर भी बुला दिया है। कहती है ये सब का क्या होगा। तो मिस्टर हुआ कहते हैं ऑब्वियसली हम शादी करेंगे, अब मैं और सीक्रेट नहीं रख सकता, मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा इवेंट होगा। जिसके बाद यहाँ पर ड्रेस डिजाइनर आती है और अपना कैटलॉग दिखाती है, जिसके बाद वो इसकी बॉडी का मेजरमेंट लेती है और जिसके बाद यहाँ पर ज्वेलरी डिजाइनर भी आते हैं, रिंग हो गया, नेकलेस हो गया, सब कुछ डिजाइन करते हैं। मिस्टर हुआ कहते हैं मुझे पिंक डायमंड बहुत ही ज्यादा पसंद है, शादी वाले दिन तुम पिंक डायमंड पहनोगी। जिसके बाद ये दोनों लोग एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में ये अपने डैड और ग्रैंडमा से इसे मिलाने के लिए ले जाता है। ग्रैंडमा कहती है फाइनली मैं तुमसे मिल गई, ये हमेशा तुम्हारी बातें करता था, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। मुझे बहुत ही चिंता हो रही थी कि पता नहीं ये शादी वादी करेगा कि नहीं, इसकी भी कोई लव लाइफ होगी या नहीं, लेकिन अब लगता है सब ठीक है। ग्रैंडमा कहती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। जिसके बाद वो इसे ग्रैंड मदर इन लॉ का पास किया हुआ फैमिली कंगन पहनाती हैं। कहती है ये बहुत ही महंगा और कीमती है, मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगी। लेकिन मॉम कहती है तुम्हें संभालना तो पड़ेगा, मैंने संभाला अब तुम्हें भी संभालना पड़ेगा। जिसके बाद आंटी इसे यूनिवर्सल ब्लैक एंड गोल्ड कार्ड देती हैं। कहती हैं तुम्हारे लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और तुम्हें जो भी पसंद हो तुम वो खरीद सकती हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू की विश लिस्ट खाली पड़ी रहे। तभी एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ यहाँ आती है। कहती है ग्रैंडमा मैंने सुना था कि आप वापस आ रहे हो। तभी ये लड़की कहती है तुम तो ऑफिस में काम करती हो, तुम यहाँ सोफे पर क्यों बैठी हो। तो मिस्टर हुआ कहते हैं तमीज में बात करो, हमारी शादी होने वाली है। ये सब सुनकर तो वो हैरान हो जाती है। तभी यहाँ पर इस बच्चे के पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी तक ये बड़ा भी नहीं हुआ और आप लोग उसकी शादी कर रहे हैं। तो ग्रैंडमा कहती है उसके बड़े होने या छोटे होने से क्या फर्क पड़ता है, क्या मेरा बेटा अपनी जिंदगी नहीं बसाएगा। यहाँ वो कहती है हाँ ग्रैंडमा अब बातों को समझने की कोशिश करिए, ये लड़की ऑफिस में काम करती है, लोगों को सिड्यूस करती है, बिल्कुल भी उसके लायक नहीं है। और तो और मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने वादा किया था कि मिस्टर हुआ मेरा और मेरे बच्चे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगर वो शादी कर लेंगे तो वो ऐसा कैसे कर पाएंगे, हम दोनों क्या करेंगे, हम दोनों को बेघर होना पड़ जाएगा। मिस्टर हुआ कहते हैं मैंने हमेशा कहा है कि तुम इस खानदान की पार्ट हो, हमारी फैमिली का पार्ट हो, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल रहा है। तभी यहाँ डैड कहते हैं कि तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं है और तुम उसकी बीवी के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो, तुम अगर शादी कर लोगे तो इन लोगों का ख्याल कौन रखेगा, तुम ये शादी नहीं कर सकते। तभी ग्रैंडमा कहती हैं ये शादी किससे करता है, क्यों करता है, तुम लोग इसमें कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते और क्या ये अपने भाई के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देगा। तो डैड कहते हैं मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका बेहतर चाहता हूँ। दूसरी आंटी कहती है हम तो इस लड़की को ठीक से जानते भी नहीं है, क्या पता तुम्हें पागल बना रही हो तुम्हारे पैसों के लिए। जिसके बाद यहाँ शी खड़ी होती है और आंटी को खड़ा करती है। कहती है देखिए मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं हुआ परिवार के लिए एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ। आप लोग बार बार कह रहे हो कि आप लोग जो भी फैसला ले रहे हो परिवार के लिए ले रहे हो, तो जरा सोच कर देखो क्या इस फैसले से वो चन्यू कभी खुश रहेगा। वो भी तो इस परिवार का सदस्य है, वो भी तो एक सांस लेता हुआ जिंदा इंसान है।
आप उसे पुतले की तरह नहीं नचा सकते। मिस्टर हुआ यहाँ काफी इमोशनल हो जाते हैं। शी कहती है उसके भी इमोशंस हैं, आप उसे हर्ट नहीं कर सकते। बड़ा भाई तो चला गया दुनिया छोड़कर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम मिस्टर हुआ की जिंदगी बर्बाद कर दें। ये बच्चा बहुत ही छोटा है, आपका बेटा है, इसका ख्याल रखो, परवरिश दो, लेकिन इसको टूल बनाकर मिस्टर हुआ की जिंदगी में मत आओ। वो उस औरत से कहती है कि आपके बेटे को जरूरत है एक सच्चे प्यार की, ना कि किसी ऐसे प्यार की कि आप जबरदस्ती शादी करवा दो, जबरदस्ती उसका पिता बनवा दो। किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो इस बच्चे को बड़ा होते हुए देखे, बच्चे के तौर पर एक्सेप्ट करे। अगर आप अपने बच्चे के साथ ऐसा करती रहेंगी तो बड़ा होकर उसके दिमाग पर कैसा असर पड़ेगा। और रही मेरी बात, मैं भले ही छोटे परिवार से हूँ, मेरे पास कोई पावर और इन्फ्लुएंस नहीं है। तभी मिस्टर हुआ खड़े होकर कहते हैं कि मैं एक आखिरी दफा कहना चाहता हूँ, ये वो लड़की है जिससे मैं शादी करूंगा, इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा और आप लोग मेरे फैसले के बीच में नहीं आ सकते। ग्रैंडमा कहती है ये हुई ना मर्दों वाली बात, तुमने बहुत सही फैसला लिया है। जिसके बाद ग्रैंडमा उसे कंगन पहनाती हैं और सभी से कहती हैं कि अगर कोई भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो सीधा पंगे मुझसे लेगा, एंड अगर कोई तुमसे नफरत करता है तो वो सामान पैक करके इस घर से हमेशा के लिए जा सकता है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए। कहती है क्या अभी भी मुझे तुम्हारी असिस्टेंट बना रहना होगा? तो मिस्टर हुआ कहते हैं तुम असिस्टेंट थोड़ी ना हो, तुम तो फ्यूचर मालकिन हो। जिसके बाद ये दोनों लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और तभी सॉन्ग हैंग देख लेता है। वो अपनी एक्स को रोकता है, कहता है तुम मिस्टर हुआ के साथ ऐसे कहाँ जा रही हो? वो तुम्हें हर बिजनेस डिनर पर साथ ले जाता है, बताओ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तभी दूर से मिस्टर हुआ कहते हैं कि तुम मेरे बगल में आओ। ये देखकर सॉन्ग हैंग तो हैरान हो जाता है। यहाँ लोग सवाल करते हैं ये कौन है? मिस्टर हुआ कहते हैं ये मेरी असिस्टेंट है, फिलहाल के ये लोग अभी नहीं बताना चाहते। मिस्टर हुआ उसे अपनी कुर्सी देते हैं बैठने के लिए। ये देखकर सॉन्ग को बहुत ही जेलसी फील होती है। यहाँ लोग आपस में बात करते हैं कि ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही करीब लग रहे हैं। मिस्टर हुआ अपने असिस्टेंट को इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सॉन्ग आता है शी के पास और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इतनी ज्यादा घटिया लड़की हो, मुझे पता भी नहीं था। मुझे लगता था कि तुम एक बहुत ही इज्जतदार लड़की हो, लेकिन तुम तो अपने आप को बेच रही हो। यहाँ सॉन्ग कहता है डिवोर्स कूलिंग पीरियड ऑफ हो जाएगा, मैं डिवोर्स देने नहीं आऊंगा, तब तो तुम मेरी बीवी ही रहोगी, हमारा डिवोर्स नहीं होगा, बताओ तुम तब क्या करोगी? तभी यहाँ मिस्टर हुआ आ जाते हैं और कहते हैं कि शी कियान मेरी बीवी है। तो सॉन्ग कहता है अभी तक हमारा ऑफिशियली डिवोर्स नहीं हुआ है और चाहे आप कितने भी पावरफुल इंसान हो, आप हमारे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो मिस्टर हुआ कहते हैं कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसके बच्चे का रियल पिता मैं हूँ। तुमने जो डीएनए बदला था वो किसी और का नहीं, वो मेरा डीएनए था। ये सुनकर ये कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मिस्टर हुआ यहाँ से चले जाते हैं ये कहकर कि आपका ये जो बंदा है सॉन्ग हैंग, इसकी वजह से मैं डील कैंसिल कर सकता हूँ। जिसके बाद शेयर होल्डर कहते हैं कि तुम उनके साथ पंगे ले रहे थे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें यहाँ अपने साथ लाकर। सॉन्ग हैंग बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता और सोचता है मेरा तो बहुत ही गंदा वाला कट गया। नेक्स्ट सीन में ये घर आता है। डुओ कहती है तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो कहता है मुझे काम से निकाल दिया गया। ये बताता है जो मैंने डीएनए सैंपल स्विच किया था वो किसी और का नहीं, मिस्टर हुआ का था। ये सब सुनकर डुओ कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो लड़की के पेट में मिस्टर हुआ का बच्चा, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? डुओ को काफी गुस्सा आ जाता है और ये कहती है ना तो तुम्हारे पास जॉब है, तुमने मुझसे वादा किया था कि फ्यूचर में तुम्हारे मिलियन बिलियन डॉलर की कंपनी होगी, तुमने कुछ नहीं अचीव किया है, मेरे घर से निकल जाओ। तो ये कहता है क्या सच में तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो? तो ये कहती है हाँ। दूसरी तरफ मिस्टर हुआ जो कि शादी करते हैं और फोटोज क्लिक करवाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस आती है और कहती है लो फाइनली मेरे शादी का लड्डू खाओ। और तो और वो अपने दोस्तों के लिए तोहफा भी लाती है, इनकी मंथली सैलरी भी बढ़ा दी है। तभी लू यांचू आती है, कहती है क्या तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गई जो तुम मिठाई बांट रही हो? ये कहती है बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं क्यों मिठाई बांट रही हूँ। जिसके बाद यहाँ पर सेक्रेटरी और असिस्टेंट आते हैं और यहाँ अनाउंस करते हैं कि शादी का मिठाई, फाइनली मिस्टर हुआ ने शादी कर ली है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। शी कहती है कि मिठाई एंजॉय करो और ऐसा कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ये ऑफिस में आती है और अपने हस्बैंड से कहती है मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है, सब लोग मुझे बॉस की वाइफ कहकर पुकार रहे हैं, मेरे माथे पर जैसे किसी ने लिख दिया हो कि मैं बॉस की बीवी हूँ। तो मिस्टर हुआ इसे गोद में बैठा लेते हैं और कहते हैं तुम मेरी बीवी नहीं हो तो क्या हो, और मैं बॉस नहीं हूँ तो क्या गधा हूँ? ये कह रही है हाँ बॉस तुम सही कह रहे हो। तो मिस्टर हुआ कहते हैं तुम अभी भी मुझे बॉस कह रही हो, मुझे हबी बुलाओ, हस्बैंड बुलाओ, लव या डार्लिंग बुलाओ। जिसके बाद ये दोनों लोग एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शादी का सीन देखते हैं। दोस्त लोग यहाँ पर मस्त तैयार होकर आई हुई होती हैं। दोस्त लोग कहती हैं कि शीनियान का कपड़ा देखो, इतना ज्यादा लग्जरियस ड्रेस। दोस्त कहती हैं देखो नर्वस मत होना, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन है। जिसके बाद ये लोग शादी करते हैं, एक दूसरे के साथ वादा करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का और जीने मरने का कसम खाते हैं।
जिसके बाद एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और किस करते हैं। इसी के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।